तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि योंग फै युआन लोंग के साथ मिलकर एक प्लानिंग करता है और वो दोनों ही एक साथ मिलकर फिर पूरे के पूरे शहर में ही बहुत सारे डेथ नोट फैला देते हैं ताकि सब लोगों को सच्चाई का पता लग सके। योंग फै ने वहाँ पर हर एक को बताने की कोशिश की थी कि वहाँ पर उस गुफा के अंदर एग्जैक्टली हुआ क्या था, मगर शुरू में तो कोई भी उसकी बात पे यकीन नहीं कर रहा था। मगर जब योंग फै अपनी मौत का नाटक करता है और वहाँ पर अपनी जगह किसी और को मरवा कर उसका फेस जलवा देता है तो लोगों को यकीन आ जाता है कि योंग फै अब मर चुका है। मगर उसके बाद भी उसके वो डेथ नोट जब लोगों तक पहुंचते हैं तो फिर लोगों को आहिस्ता आहिस्ता यकीन आना शुरू हो जाता है कि अगर वो बाकी डिसाइपल्स का कातिल था तो फिर वो यहाँ पर आया क्यों था, वो बदला क्यों लेना चाहता था। अगर उसने अपने साथियों को मारा ही था तो फिर उसे भागकर किसी सेफ जगह जाना चाहिए था। आहिस्ता आहिस्ता सारे ही लोग अब योंग फै की साइड लेने लगते हैं और लिंग युन के खिलाफ हो जाते हैं। मगर लिंग युन उन्हें समझाने की कोशिश करता है पर कोई फायदा नहीं होता। ऊपर से टायरलान सेक के मास्टर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग फिर सबके सब लोग लिंग युन पर ही चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारी वजह से एक बेकसूर इंसान की जान गई। और योंग फै अपने ही मुंह पर थोड़ा सा ब्लड लगाकर फिर लड़खड़ाते हुए उन लोगों की तरफ आगे बढ़ता है। उसे वहाँ पर देखकर सारे ही लोग चौंक जाते हैं कि ये शख्स तो कोई जाना पहचाना है। उसे इस हाल में देखकर बहुत सारे लोग तो पहचान भी नहीं पा रहे थे, मगर कुछ लोग बिल्कुल हैरान हो चुके थे जब उन्हें पहचान में आता है कि ये कोई और नहीं बल्कि योंग फै ही है। तो फिर वो लोग कहते हैं कि ये तो जिंदा है। यहाँ पर योंग फै मेंगलियर की तरफ देख रहा होता है। यहाँ से वो अपनी अगली प्लानिंग को शुरू करता है और इमोशनल होते हुए जाकर मेंगलियर को गले लगा लेता है, जिस पर सारे ही लोग चौंक जाते हैं क्योंकि इतनी खूबसूरत लड़के को गले लगाने का न जाने कितने लोगों ने ख्वाब देखा हुआ था और उन सब के ख्वाबों को योंग फै ने चकनाचूर कर दिया था। मगर योंग फै यहाँ पर मेंगलियर से लिपट कर कहता है कि शुक्र है कि तुम जिंदा हो। तुम जानती नहीं हो मैं हर रोज तुम्हें ख्वाब में मरते हुए देखता था तो मैं कितना ज्यादा डर जाता था। मुझे लगा कि क्यान लोंग और बाकी सारे लोग वो मुझे ही ब्लेम करेंगे कि मैंने मेंगलियर का अच्छे से ख्याल नहीं रखा। मैं सच में बहुत ही बुरा दोस्त हूँ। मेंगलियर को वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसे पता था कि योंग फै जानबूझकर ऐसा नाटक कर रहा है। मगर योंग फै को भी पता था कि मेंगलियर उसे एक नजर नहीं भाती और उसने उसे कस के जकड़ा हुआ है। यानी कि योंग फै ने इस वक्त शेर के मुंह में हाथ डाला हुआ है और उसके बावजूद भी वो बिल्कुल सेफ है। मगर उसे रोता हुआ देखकर बाकी लोगों को बहुत ज्यादा अफसोस होता है और वो कहते हैं कि ये सच में कितनी दुख भरी दास्तान है। किसी शख्स ने अपने ही दोस्तों को अपने सामने मरते हुए देखा होगा तो उसे कितना दुख हुआ होगा। मगर शुक्र है कि योंग फै वो अपनी मौत को चकमा देकर किसी तरह भाग निकला है। और कुछ लोग यहाँ पर मेंगलियर की साइड लेते हैं और कहते हैं कि उस बेचारी को भी कितना अफसोस होता होगा कि वो जब अकेली भाग निकली तो उसके पीछे बाकी लोगों का क्या हाल हुआ होगा। ये मेमोरीज उसे हमेशा तड़पाती रहेंगी। मगर एक लड़की कहती है कि मेरी शिनलान अकेडमी के लिए इन लोगों ने अपनी जान को दांव पर लगाया है। मेरी नजर में तो ये हमारी शिनलान अकेडमी के हीरोज हैं। और बाकी लोग भी ये कहना शुरू कर देते हैं कि हाँ ये लोग वाकई में हीरोज कहलाने के लायक है। ये सुनते ही योंग फै फिर से नाटक करता है और जोरों से रोना शुरू कर देता है और मेंगलियर के कपड़ों से ही अपने आंसू पोंछ रहा होता है, जिस पर मेंगलियर बिल्कुल आग बगोला हो गई थी। मगर सबके सामने वो योंग फै को कुछ भी नहीं कह सकती। यहाँ पर वो युआन लोंग कहता है कि ये लड़का तो एक नंबर का चालू है। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये मुझसे भी 2 हाथ आगे निकलेगा। एक जख्मी शेरनी को अपने गले लगाया हुआ है। और इस तरफ मेंगलियर उससे काफी ज्यादा तंग आ चुकी थी। वो उसे धक्का देकर पीछे हटाती और कहती है कि बस अब बहुत हो गया। मगर क्योंकि वो यहाँ पर अब फंस चुकी थी तो इसीलिए उसे भी अब योंग फै की साइड लेनी ही पड़ती है। वो भी थोड़ा सा इमोशनल होती है और कहती है कि मेरे सारे दोस्त क्यान लोंग, लिसा, एलिस और थॉर्न वो सब इस दुनिया से जा चुके हैं, मगर लिंग युन से उनका बदला लेना बाकी है। ये सुनकर लिंग युन हंसना शुरू कर देता है, मगर दूसरी तरफ सारे ही लोग उसकी मौत के लिए डिमांड करना शुरू कर देते हैं। और लिंग युन कहता है कि तुम बस 2 लोग हो जो कि मुझे मारने की डिमांड कर रहे हो। और यहाँ पर मेंगलियर कहती है कि तुम्हारी मौत तुम्हारी आंखों के सामने खड़ी है और उसके बावजूद भी तुम हमें ललकार रहे हो। तो यहाँ पर लिंग युन कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम ये खेल जीत जाओगी। ये एक पब्लिक ट्रायल है और पब्लिक ट्रायल में जब तक मेरी साइड के एल्डर्स नहीं आ जाते तब तक ये ट्रायल हो ही नहीं सकता। ये सुनते ही एल्डर यानमिंग खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुमने जो हरकत की है उस पर तुम्हें इतना इतराना नहीं चाहिए। हम लोग तुम्हारे एल्डर्स का वेट करेंगे। वो लोग बहुत जल्द यहाँ पर आते ही होंगे। उसके बाद फिर तुम्हारी आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। ये कहने के बाद उसे 2 सोल्जर्स पकड़कर प्रिजन्स की तरफ लेकर जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है चेंशी को जो कि सोर्ड प्रैक्टिस कर रही होती है और हमें बताया जाता है कि वो योंग
योंगफाई से बस कुछ दिन दूर रही है और उसने सूट स्किल्स में काफी महारत हासिल कर ली है। वो पहले तो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानती थी, मगर यहाँ शेनलान अकेडमी में उसे बहुत सारे टीचर सूट स्किल्स सिखा रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो काफी तेजी से ग्रो करने लगी थी। योंगफाई जब वहां पर आता है, वो उसे इस तरह सूट स्किल्स यूज करता हुआ देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है और कहता है कि इसे मुझसे दूर हुए सिर्फ 1 मंथ हुआ है और ये कल्टीवेशन के इस लेवल तक आ गई है कि ये सूट स्किल्स को यूज कर सकती है। ये कहने के बाद योंगफाई फौरन से उसके पास आता है तो चेनशी भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे बताती है कि आपके बगैर मैं यहाँ पर सूट स्किल्स सीख रही थी ताकि आगे चलकर मैं आपकी मदद कर सकूं, क्योंकि जब मैं सूट स्किल्स यूज कर पाऊंगी तो फिर आपको कोई भी बुली नहीं करेगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं भी आपकी तरह ही सूट स्किल्स यूज करूं? तो योंगफाई कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम भी स्ट्रांग बन जाओ। मगर वहां पर चेनशी को कोई दिखाई देता है, जिस पर वो पीछे पलटकर देखती है तो योंगफाई देखता है वहां पर लोंगजी खड़ी हुई होती है। उसे देखकर योंगफाई खुद भी सरप्राइज हो गया था, मगर यहाँ पर लोंगजी वो योंगफाई को कहती है कि उम्मीद है तुम्हें पता होगा कि मैं तुमसे मिलने क्यों आई हूँ। तो योंगफाई कहता है जरूर तुम क्यानलोंग के बारे में जानना चाहती हो। तो लोंगजी कहती है मुझे बताओ कि वहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या था, क्यानलोंग ने आखिरी मर्तबा क्या कहा था, क्या कोई उसके आखिरी वर्ड्स थे? तो योंगफाई कहता है कि वहाँ पर जो कुछ भी हुआ था मैं उसे फुल डिटेल के साथ तुम्हें बताऊंगा, तुम जानने का हक रखती हो। ये सब कुछ उस लिंग यून की वजह से हुआ है, मैंने सोचा भी नहीं था कि वो ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि प्रिजन में अचानक से लिन फैमिली का एक एल्डर आता है। उसे वहाँ पर देखकर प्रिजन में मौजूद सारे ही लोग उसके आगे झुक जाते हैं और वो एल्डर फौरन से उस प्रिजन रूम में जाता है जहाँ पर लिंग यून मौजूद था। उसे वहाँ पर देखकर लिंग यून कहता है कि अंकल तो फाइनली आप आ ही गए। मुझे नहीं लगता कि शेनलान अकेडमी मुझे इतना आसानी से जाने देगी। मगर वो अंकल कहता है तुम उसकी फिक्र मत करो, मैंने उसकी डील कर ली है। इस वक्त शेनलान अकेडमी में मैं अकेला ही सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ और मेरे होते हुए शेनलान अकेडमी में कोई भी तुम्हें रोकने की जरूरत नहीं करेगा। मैं अकेला ही पूरी शेनलान अकेडमी के लिए काफी हूँ। चलो मैं तुम्हें अब घर लेने के लिए आया हूँ। हमें दिखाया जाता है लिंग यून की गर्दन के पास एक ट्रैक मार्क बना हुआ होता है जो कि असल में मेंगलियर ने लगाया था। उसे पता चल जाता है कि लिंग यून वो प्रिजन से बाहर आ चुका है और यहाँ पर हम देखते हैं कि योंगफाई वो लोंगजी को सारी स्टोरी बता चुका होता है और उसे वो आगे की स्टोरी बताते हुए कहता है कि तुम जानती हो कि उसके बाद उसने क्या किया, वो मेरी जान का दुश्मन बन गया। वो मुझे इसलिए मारना चाहता था ताकि मैं शेनलान अकेडमी वापस न पहुंच सकूं, उसके सच के बारे में किसी को बता सकूं। पर मैं यहाँ पर क्यानलोंग की डेथ को ऐसे जाया जाने नहीं दूंगा। पर यहाँ पर लोंगजी कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग लिंग फैमिली से बदला ले पाएंगे, क्योंकि लिन फैमिली वो इस कॉन्टिनेंट की सबसे पावरफुल कल्टीवेशन वाली फैमिली है। लिंग यून को बचाने के लिए वो लोग अपने पूरे के पूरे रिसोर्सेज इस्तेमाल कर देंगे और हो सकता है कि वो लोग किसी पावरफुल कल्टीवेटर को भेजकर उसे वहां से ले जाएं। और सुनने में तो ये आया है कि लिंग यून को लाने के लिए उसका अंकल लिंग जीशु आ रहा है जो कि 5th लेवल का कल्टीवेटर है। उसके होते हुए कोई भी शख्स लिंग यून पर उंगली नहीं उठा पाएगा। मगर योंगफाई कहता है कि यहाँ पर हम अकेले ही नहीं है जो कि लिंग यून को मारना चाहते हैं, हमारे अलावा भी कोई और शख्स है जो कि लिंग यून से अपनी जान छुड़ाना चाहता है। ये कहने के बाद वो मेंगलियर का नाम लेता है। हमें दिखाया जाता है कि मेंगलियर वहाँ पर छुप कर उन लोगों की बातें सुन रही होती है और योंगफाई ने उसे पकड़ लिया था, जिसके बाद मेंगलियर कहती है कि मैंने 4 अकेडमी के टॉप के मास्टर से अपना कांटेक्ट बना लिया है। इश्यूज के साथ आ रहा है तो भी हम लोग लिंग यून को मारने में कामयाब हो जाएंगे। चाहे कुछ भी हो हम लोग अपने दोस्तों का बदला लेकर ही रहेंगे। मगर यहाँ पर लोंगजी कहती है कि क्या तुम वाकई में श्योर हो कि वो लोग जीशु को हरा सकते हैं क्योंकि वो 5th लेवल का मास्टर है? तो मेंगलियर कहती है कि मैं पहले भी उससे मिल चुकी हूँ, इसीलिए उसकी टेंशन लेना छोड़ दो। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो कि उसे बहुत ही आसानी से भय के चने चबा सकते हैं। मगर हम लोगों को यहाँ पर सारी की सारी सिचुएशन को बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल करना होगा ताकि किसी को पता भी ना चले कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या प्लानिंग की है। ये कहने के बाद वो उन लोगों से कहती है कि चलो मेरे साथ आ जाओ। ये कहने के साथ ही वो अपने उसी फ्लाइंग लोटस पर जाकर खड़ी हो जाती है और उन लोगों से कहती है कि मैंने जिन मास्टर्स को इन्वाइट किया है वो ज्यादा देर वेट नहीं करेंगे। ये कहते ही वो फौरन से वहां से चली जाती है और योंगफाई और लोंगजी दोनों ही उसके साथ साथ चले जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शेनलान अकेडमी से कुछ ड्रैगन्स उड़ते हुए लिंग फैमिली के उन वॉरियर्स का पीछा करते हैं जो कि लिंग यून को अपने साथ लेकर गए हैं। और यहाँ पर
युआन लॉन्ग वो योंगफे से कह रहा होता है कि उस खूबसूरत सी मेंगलियर के साथ तो तुम्हारी पुरानी दुश्मनी चल रही है, मगर इस नई वाली के बारे में तुम क्या कहते हो? वैसे अगर हम लोग चाहें तो सारा मामला निपटाने के लिए मेंगलियर को अकेले ले जाकर ठिकाने लगा देंगे, इससे पहले कि वो मौके का फायदा उठाकर तुम्हें मारे, तुम ही मौके का फायदा उठाकर उसे टपका दो। मगर योंगफे कहता है मेरे पास इसके लिए एक आइडिया है। ये कहने के बाद वो एक दूसरे के कान में वो बातें बताना शुरू करते हैं और दूसरी तरफ मेंगलियर जब वो उनकी तरफ देखती है तो उसे शक होता है कि ये लोग कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पका रहे हैं। युआन लोंग कहता है कि इस लड़की को मारने के बाद इसका वो जेट लोटस मेरा होगा। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लान फेंग को, वो भी लोगों की मदद करने के लिए उनके साथ जा रहा होता है। जब वो लोग उन लिन फैमिली के वॉरियर्स के पास पहुंच जाते हैं तो एक वॉरियर लिन फैमिली के मास्टर्स को बताता है कि वो लोग हमारे पीछे आ रहे हैं। तो वो एल्डर कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, ये बस कुछ मामूली से जूनियर से इन्हें निपटाना कोई बड़ा मसला नहीं। अगर ये लोग जिंदा रहना चाहते हैं तो ये लोग वैसे ही भागकर जान बचा लेंगे, इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। मगर यहाँ पर मेंगलियर वो खड़ी होकर उन लोगों से कहती है कि लिंग्यून ने जो कुछ किया है उसे माफी नहीं दी जा सकती, चाहे वो अपनी फैमिली पावर पर ही रिलाय करके यहाँ से भागने की कोशिश क्यों ना करे, मगर हम उसे यहाँ से जाने नहीं देंगे। उसे हर हाल में पब्लिक ट्रायल में अपीयर होना है और सवालों के जवाब देने हैं। अगर वो यहाँ से भाग जाता है तो वो क्लियरली लोगों की नजरों में एक कातिल ठहरेगा और हम लोग ऐसे ही किसी कातिल को यहाँ से भागने नहीं दे सकते। अगर आज ये लड़का यहाँ से चला गया तो फिर हमारी कल्टीवेशन का कोई फायदा नहीं। हम लोग आज अपनी शेरलैंड एकेडमी को रिप्रेजेंट करते हुए तुम लोगों का रास्ता रोक रहे हैं। हम लोग आज तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे और ना ही पीछे हटेंगे। और यहाँ पर लॉन्ग जी भी कहती है कि मैं अपने ब्रदर का बदला जरूर लूंगी। इतना कहते ही बाकी के वॉरियर फिर उन लोगों पर टूट पड़ते हैं और कहते हैं कि जो भी करना है करो, पर लिंग्यून हर हाल में मरना चाहिए। ये कहने के साथ ही हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर मास्टर जीशु होता है और वो अपने ही जूनियर से कहता है कि इन लोगों को ज्यादा घास डालने की कोई जरूरत नहीं। लिंग्यून ने जो कुछ किया है वो हमारा फैमिली मैटर है, इसीलिए इन जूनियर्स को जो करना है करने दो। वो उन डिसाइपल से कहता है कि वापस चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में फिर लोग कहें कि मैंने कमजोर डिसाइपल्स को मारा है। मगर अचानक एक डिसाइपल उसके ऊपर अपने ड्रैगन से जैसे ही आग उगलता है तो बीच में एक और एल्डर आकर उस फायर एनर्जी को वहीं पर ही रोक देता है। ये देखने के बाद युआन लोंग कहता है कि अच्छा बच्चे, तुम्हारे ग्रैंडपा युआन लोंग ने अभी तुम्हें अपनी पावर दिखाई ही नहीं है, तुम्हें लगता है कि मैं कोई ऐसे ही लल्लू पंजू ड्रैगन हूँ। ये कहने के बाद वो अपनी ट्रू युआन लोंग पावर को शो करते हुए अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है और बहुत ही जोर से धारता है। उसकी धार की वजह से ही लिन फैमिली का वो ड्रैगन फौरन से नीचे जा गिरता है। ये देखने के बाद सारे के सारे वॉरियर्स फौरन से नीचे कूद जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर योंगफे और मेंगलियर के साथ साथ सीनियर लान फेंग भी होता है और वो सबसे आगे खड़ा हुआ था। तो जीशु फौरन से उसके पास पहुंचकर उसे एक जोरदार पंच दे मारता है, जिससे वो लान फेंग को उठाकर दूर फेंक देता है। और मेंगलियर फिर सब लोगों से कहती है कि चारों तरफ से इसे घेर लो और प्लान के अकॉर्डिंग ही काम करना। इतना कहने के बाद वो सारे के सारे पैर उन लिन फैमिली के वॉरियर्स पर टूट पड़ते हैं। छोटे लेवल के वॉरियर्स वो छोटे सोल्जर्स से जाकर लड़ते हैं और जो पावरफुल वॉरियर्स थे वो लिन फैमिली के हाई लेवल के कल्टीवेटर्स का मुकाबला करते हैं। और ज्यादातर उन लोगों का फोकस सिर्फ और सिर्फ जीशु था। मगर जीशु उन लोगों के अटैक से डरने के बजाय उन लोगों को अपनी ट्रू पावर शो करता है और अपनी पावर के जरिए वो एक बहुत ही बड़े पहाड़ के साइज के स्टोन को उनके ऊपर थ्रो कर देता है, जिससे वो सारे ही अटैक्स वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसकी पावर देखने के बाद वो लोग कहते हैं कि ये एक फीयरलेस डीमन कल्टीवेटर है। मगर वहाँ पर जीशु वो उन लोगों से कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे सेक्ट को अब भी एक मौका दे रहा हूँ, वरना तुम लोगों को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। अगर तुम लोगों ने मुझे फोर्स किया तो फिर तुम सबको मरना पड़ेगा। मगर वो वॉरियर उसकी कोई बात नहीं मानते और उस पर आकर टूट पड़ते हैं। ये देखते ही जीशु गुस्से में आते ही लाइटनिंग स्पीड के साथ जाते ही अपने एक लाइन फिस्ट अटैक के साथ एक ड्रैगन को जमीन पर गाड़ देता है और दूसरे ड्रैगन पर जाकर एक जोरदार किक से वार करता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन भी नीचे गिर जाता है। इसी तरह वो दोबारा से वही लाइन फिस्ट अटैक करता है तो वो बहुत सारे वॉरियर्स का काम एक साथ ही निपटा देता है। ये देखकर बाकी वॉरियर्स बिल्कुल हक्के बक्के रह गए थे। जीशु वहाँ पर पूरी तरह से एक बीस्ट की तरह लड़ रहा होता है और वो एक वॉरियर को पकड़ कर कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मामूली से वॉरियर्स मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे या मुझे जाने से रोक पाओगे। वहाँ पर हमें अचानक से डोंगफे को दिखाया जाता है। वो अपने
वॉरियर को इस तरह देखकर फौरन से जीशु पर अटैक करते हुए उसे वहाँ से पीछे धकेल देती है। मगर जीशु पर उस अटैक का भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो उन लोगों को इकट्ठा होता हुआ देख कर कहता है कि तुम लोग बस चूंटियों की तरह हो, अगर 2-4 और भी आ गई तो मेरे लिए कोई बड़ा मसला नहीं, बस मुझे एक पैर ऊपर रखना पड़ेगा। इतना कहने के बाद वो लोग फिर से एक दूसरे की तरफ आते हैं और एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और यहाँ पर मेंगलियार और योंगफाई वो दोनों ही जीशु पर जाकर हमला करते हैं। मेंगलियार के सोड अटैक काफी खतरनाक होते हैं, मगर उसके बावजूद भी वो जीशु का कुछ खास नुकसान नहीं कर पा रही थी। उल्टा जीशु उसे पंच मारते हुए पीछे धकेलता है तो वहाँ पर योंगफाई उसकी मदद को पहुंच जाता है और वो जीशु के साथ फाइट करता है। इससे भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। वो दोनों एक साथ मिलकर भी वार करके देख लेते हैं, मगर जीशु इतना ताकतवर होता है कि वो दोनों को पकड़ लेता है और एक एक हाथ से उन्हें गोल गोल घुमाते हुए वहाँ से दूर उछाल फेंकता है। इतने में मेंगलियार जैसे वो ऊपर की तरफ देखती है तो जीशु बिल्कुल उसके सर पर आ पहुंचा था और यहाँ पर वो दोबारा से अपनी फुल पावर यूज करता है और हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी फुल पावर के साथ जैसे ही मेंगलियार को पंच मारने वाला था तो दूसरी तरफ से योंगफाई उसे बचाने के लिए बीच में आ जाता है और जीशु उसे देखता है तो योंगफाई अपने जाइंट हैंड का इस्तेमाल करते ही जीशु को वहाँ से दूर उछाल फेंकता है और यहाँ पर मेंगलियार को कहता है थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं, मगर मेंगलियार कहती है मैं तुमसे बाद में निपट लूंगी, पहले जरा इसका काम तमाम कर लूं। इतने में वो लोग फिर से एक साथ आगे जाते हैं और दोनों ही पैर एक साथ दोनों डायरेक्शन से जाकर हमला करते हैं। यहाँ पर जीशु बिल्कुल बेबस दिखाई दे रहा होता है क्योंकि मेंगलियार और योंगफाई अपनी स्पीड को कई गुना बढ़ा चुके होते हैं। उन्हें इस तरह लड़ता देखकर युआन लोंग कहता है कि ये दोनों सच में एक साथ लड़ते हैं तो कमाल कर देते हैं। पर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है इतने ज्यादा अटैक करने का भी कोई फायदा नहीं होता। जीशु पलक झपकते ही मेंगलियार के पास पहुंचकर उसे जोर से पंच मारता है और मेंगलियार यहाँ पर अपनी सोड के साथ एक शील्ड बनाती है और उस पंच को रोकने की कोशिश करती है, मगर जब वो योंगफाई को पीछे आते हुए देखती है तो वो कहती है कि अच्छा तो इसने मुझे मारने के लिए कोई प्लान बनाया हुआ है। ये कहने के साथ ही वो योंगफाई के करीब आते ही फौरन से वहाँ से निकल जाती है और योंगफाई को फिर उस पंच को रोकना पड़ता है, मगर वो उसे नहीं रोक पाता और दूर एक पहाड़ पर जा लगता है। और दूसरी तरफ मेंगलियार मौके का फायदा उठाते ही एक स्लैश अटैक करती है जिससे जीशु को हल्की सी इंजरी होती है, मगर इस इंजरी का असर कुछ ज्यादा ही होने लगा था जिस पर जीशु खुद भी हैरान हो जाता है और मेंगलियार कहती है कि तो फाइनली मेरी ट्रिक काम कर गई। और यहाँ पर जीशु को पता चलता है कि उसकी बॉडी में एक स्काई पॉइजन इन हो चुका है और उसे ये भी समझ में आ जाता है कि ये जहर उसे अभी नहीं बल्कि पहले दिया गया था। वो मेंगलियार से कहता है वो तुम ही थी ना जिसने मुझे वो पॉइजन दिया था। तो मेंगलियार कहती है कि तुम इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के सामने बहुत ज्यादा बड़बड़ा रहे थे। तो यहाँ पर जीशु को याद आता है कि जब वो अकेला अपने कमरे में बैठा हुआ था तो उसके पास एक छोटा सा कप वाइन का पड़ा हुआ था। वो उस वाइन को पीता है, उसे पता ही नहीं था कि उस वाइन में जहर डाला गया है। जिसके बाद हम लोग फ्लैशबैक से बाहर आते हैं और यहाँ पर लिंक फैमिली के एल्डर्स जब वो जीशु को इस हाल में देखते हैं तो वो लोग फौरन से उसके पास आ जाते हैं। जीशु काफी ज्यादा वीक पड़ चुका था और योंगफाई ये देखकर काफी सरप्राइज होता है और कहता है कि इसे आखिर हुआ क्या है, मगर मेंगलियार वो अपना मुंह छुपा रही होती है ताकि योंगफाई को उसके बारे में पता न चले। जहाँ पर जीशु कहता है कि ये पॉइजन एक कलरलेस और ऑर्डरलेस पॉइजन है जो कि अपने आप को ह्यूमन ब्लड के साथ ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये सुनते ही लिंगयुन कहता है कि तुम लोग इतने घटिया निकलोगे, हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो यहाँ पर मेंगलियार कहती है कि शर्म की तो तुम बात ही मत करो, जो हरकत तुमने की थी वो तो इससे बहुत ज्यादा बढ़कर थी। यहाँ पर लिंगयुन को काफी गुस्सा आता है, मगर जीशु उसे रोकता है और कहता है कि तुम पीछे हटो, इनसे मैं खुद निपट सकता हूँ। वो मेंगलियार को कहता है कि तुम्हें पता भी है कि मैं लिंक फैमिली से हूँ और लिंक फैमिली को हराने के लिए पॉइजन देना काफी नहीं होता। ये कहने के साथ वो फिर से अपनी एनर्जी को बहुत ही तेजी से बढ़ाना शुरू कर देता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस पॉइजन का भी उस पर कोई खास असर नहीं हुआ है। जीशु वो अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है और कहता है कि मेरे पास मेरी फैमिली इनहेरिटेंस है जिसे इन मामूली सी ट्रिक्स के साथ हराया नहीं जा सकता। ये कहने के साथ ही वो सीधा मेंगलियार पर टूट पड़ता है और अपनी 5th लेवल की फुल स्ट्रेंथ को यूज करते हुए जैसे ही उस पर अपनी पूरी ताकत से वार करता है तो मेंगलियार फौरन से अपने चारों तरफ एक पावरफुल शील्ड बनाना शुरू कर देती है। मगर यहाँ पर जीशु का वो पंच इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर चुका होता है कि यहाँ पर मेंगलियार को रोकने में काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि सारे ही लोग बस तमाशा देख रहे थे और मेंगलियार मुसीबत में पड़ चुकी थी। पर अचानक से मेंगलियार की एविल स्पिरिट जाग जाती है जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ और पावर में इतना ज्यादा इजाफा हो जाता है कि वो फिर बहुत ही आसानी के साथ अपनी एनर्जी को उसके बराबर लेवल पर ले आती है।
हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही वॉरियर अपनी फुल पावर को यूज करते हुए एक दूसरे को वापस पीछे धकेल देते हैं और मेंगलियर वो दोबारा से फिर से नॉर्मल हो जाती है। उसकी पावर, उसकी स्ट्रेंथ को देखकर योंगफाई और बाकी लोग बिल्कुल दंग रह गए थे कि आखिर इसने 5th लेवल की फुल स्ट्रेंथ को कैसे टैकल कर लिया। कहीं इसने अपनी पावर को सील किया हुआ तो नहीं है, पता नहीं इसका कल्टीवेशन लेवल क्या है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है। 你要对我做什么？现在你有2个选择：血内余毒难以驱除我的坏血。到此为止了，丁勋。住手！谁伤我学院这些孩子一根头发，就是和整座深蓝学院作对。